नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आए। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया 400 पार का, लेकिन एनडीए गठबंधन ही 300 पार नहीं कर पाया और बीजेपी अपने दम पे तो बहुमत भी नहीं ला सकी। अब इसके बाद कांग्रेस जो जिसने लगभग 70 की ठोका इस लोकसभा चुनाव में, जश्न तो मनाना चाहिए बीजेपी को कि वो सत्ता में फिर से आने में कामयाब रहे, भले ही गठबंधन की बैसाखी से हो। कांग्रेस नीति इंडिया का गठबंधन सत्ता से भी दूर रहा, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा खुशी इस चुनाव में दिखाई दे रहा है और एक नया घटनाक्रम जिस पे पूरे देश की नज़रें कल से लगी हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि एक ही पेड़ की दो शाखाएं मानी जाती थी अब तक, दोनों के बीच में मतभेद लगभग खुलकर सामने आ गए हैं। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत ने जो बातें कही वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, संगठन को चुभने वाली है। कई बातों पे उन्होंने मोदी सरकार को आईना भी दिखाया। उन्होंने मिजोरम में जो हिंसा हुई, जिसका प्रभाव अब पिछले 1 साल से लगातार देखा जा रहा है, उस पर भी खुलकर पहली बार अपनी बात रखी। साथ ही कई ऐसे विषय भी उठाए जिससे उनकी जो भाषा कल उनके भाषण में महसूस की गई, वो विपक्ष की जो विपक्षी दल हैं उनके बयानों से मेल खाती हुई दिखती है। क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अब अलग अलग दिशाओं में आगे चलेंगे? आज तो कुछ मीडिया संस्थानों की खबरों में यहाँ तक भी आज जिनके टाइटल ये थे कि अब संघ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगे करके एक तरीके से नई पार्टी गठित करने के मूड में है, ऐसी खबरें भी आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में 2014 से 2024 के बीच में दूरियां कैसे बढ़ी, उसकी एक बानगी भी हम आपको बताने जा रहे हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, यानी कि मोदी सरकार में, कुल 66 मंत्री थे, जिनमें से जो मीडिया की खबरें हैं उनके अनुसार 41 ऐसे मंत्री थे जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैकग्राउंड से आए थे। 2019 में जब मोदी सरकार बनी तो ये संख्या और घट गई। 2019 में मोदी सरकार में कुल 53 मंत्री थे, जिनमें 38 संघ की बैकग्राउंड से आए थे। और जब 2014 में सरकार गठित हुई है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो मंत्री बने हैं, 60 मंत्री बने हैं, उनमें से सिर्फ 21 संघ की बैकग्राउंड से है। तो ये एक छोटा सा तथ्य हमने आपके सामने रखा जो ये जाहिर करने के लिए काफ़ी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच दूरियां अब बढ़ती जा रही है। संघ, बड़ी बात है कि पूरे चुनाव में तो खामोश रहा, लेकिन अब जब चुनाव भी होगा, चुनाव के परिणाम भी आ गए, सरकार भी गठित होगी, अब आरएसएस उन परतों को उघाड़ रही है जो शायद चुनाव के वक्त अगर सामने आती तो शायद नतीजे कुछ और भी बदलते। क्या देश की राजनीति में घटने जा रहा है और क्या वाकई इंडिया गठबंधन के लिए खुशी की खबर है, और क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच की ये दूरी आने वाले समय में कुछ और भी राजनीतिक परिदृश्य से घटेगी? उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कुलदीप मलिक जी, राजनीतिक विश्लेषक भी है और जो उत्तर प्रदेश में शिक्षक वर्ग से एमएलसी चुने जाते हैं उसका चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि मत उन्हें कम ही मिल पाए, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आप उन्हें कई टीवी चैनलों पर भी अपनी बात रखते हुए देख चुके होंगे। तो मलिक साहब, 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम आया, सबसे पहले तो आप उसे किस तरीके से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अमरीश भाई, मुझे ध्यान है चुनाव का जब दौर चल रहा था, शायद इसी सोफे के ऊपर बैठ के आप मेरा इंटरव्यू दे रहे थे, तब भी मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय था, आज भी बड़े हर्ष का विषय था। उस टाइम पे भी मैंने काफ़ी बात की। और सबसे पहले तो मैं खास तौर से, चूंकि
आप मुजफ्फरनगर जिले के साथ साथ पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और अब तो उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपकी चर्चाएं हो रही, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो आवाज निकलती है वो पूरे हिंदुस्तान देश विदेश में फैलती है, और उस आवाज में आप अपनी सहभागिता बखूबी निभा रहे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षेत्र की जनता, चूंकि मैं अभी मुजफ्फरनगर पे ही कुछ बात बोलना चाहूंगा, क्षेत्र की जनता ने जिस तरीके से चुनाव में जो परिणाम दिया, भाई मैं जनता का धन्यवाद अदा करता हूं। और खास तौर से जो यहां से एमपी बने, नए एमपी आदरणीय हरेंद्र मलिक जी, उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने इस चुनाव के बाद जो देखा, जैसे जो हमारे हारे हुए प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान जी ने जिस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 15 मिनट की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उनकी, और जिस तरीके से उन्होंने काम किया और आगे आने वाले काम को उन्होंने हरेंद्र मलिक जी को बताया कि भाई ये काम उन्हें करने चाहिए, तो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात। शायद आने वाले समय पे हरेंद्र अंकल जी जो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुने गए, वे उस काम को आगे बढ़ाएंगे और शायद हमें क्षेत्र का विकास देखने को मिलेगा। रही बात, भाई आप अभी बात कर रहे, आरएसएस की बात कर रहे, इसमें कोई शक नहीं। देखिए अमरीश भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती, जिस तरीके का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, 400 पार 400 पार, अब की बार फिर मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब पार्टी चुनाव हार गई, और चुनाव हारना ही नहीं, इतनी बुरी तरीके से चुनाव हार गई। आप देखो, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करो, और खास तौर से जब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते थे, तो मैं तो खुद, मेरा व्यक्तिगत अनुभव था, मैं बार बार अलग अलग मंचों से इस बात को कह रहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को चांट मारेंगे, चांट मारेंगे, चांट मारेंगे, लेकिन ऐसी चांट मारेंगे, इस तरीके से चांट मारेंगे, और पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित पूरी यूपी में ऐसे चांट लगेगी। आप देखो, राम के नाम पर जो भारतीय जनता पार्टी 2 लोकसभा सीट से इतनी बड़ी पार्टी बनेगी, विश्व की नंबर 1 पार्टी बनेगी, वो कहीं ना कहीं अयोध्या जैसी जगह पे चुनाव हारगी। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करो, आप सहारनपुर से गए, आप कैराना से गए, आप मुजफ्फरनगर से गए, आप मेरठ में आपने गोविल जी को उतारा, गोविल जी भी हारते हारते जीत गए, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी हार। और उससे आगे आप बढ़ो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़े तीसरी बार, और मुझे आज भी ध्यान है, जब 2014 में मोदी जी बनारस गए, तो मोदी जी का यह स्टेटमेंट था, ना मुझे यहां कोई लाया है, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज वही बनारस के लोग इस तरीके से, जो डिफरेंस जीत का 5 लाख 4 लाख, आज वो आते आते 1.5 लाख पे चला गया, तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को के लिए बहुत ही शर्मसार कर देने वाले परिणाम। अब जो आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आपने बताया कि भाई आप आरएसएस की बात करो, भारतीय जनता पार्टी की बात करो, एक ही वृक्ष की ये 2 शाखाएं है। तो अगर जीत होती भारतीय जनता पार्टी की, 400 पार अगर भारतीय जनता पार्टी जाती, तो कहीं ना कहीं आरएसएस के अंदर भी उत्साह होता। लेकिन अब इतने बुरी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आरएसएस के लिए भी ये चिंतन का और मंथन का एक समय है, और उसी का ये परिणाम है कि कल जिस तरीके से आप बता रहे, संघ प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो स्टेटमेंट बोले, और जब मैं उनके स्टेटमेंट सुन रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो मोहन भागवत जी नहीं बोल रहे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता जो भाषा बोलते हैं, कल वो खुल के मणिपुर पे बोले, अलग अलग विषयों पे बोले। और मैं आपको बताऊं मनीष भाई, शायद हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग भी इस बात को समझे, डॉक्टर कुलदीप मलिक भी कभी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हुआ करता था, और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं आरएसएस की विचारधारा थी। लेकिन पिछले 10 साल में उस आरएसएस की विचारधारा को तो नेग्लेक्ट किया गया, और पार्टी के अंदर एक नई विचारधारा को जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों ने सपोर्ट करा। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, आरएसएस इस देश के अंदर जनसंख्या कंट्रोल हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, देश में सम शिक्षा व्यवस्था हो, हर जाति का, धर्म का, संप्रदाय का बच्चा एक जैसी शिक्षा ले। आरएसएस तो इसकी विचारधारा की थी, लेकिन पिछले 10 साल में आप देख लो, जनसंख्या नियंत्रण कानून की अगर बात हुई हो, सम शिक्षा व्यवस्था की अगर बात हुई हो, कहीं ना कहीं उसी का ही परिणाम है कि संघ प्रमुख आदरणीय जी को इस तरीके के विचार खुले मंच पे आके देने पड़े। और यहां पे एक गंभीर बात और मनीष जी मैं बताऊं, चुनाव के बाद में चिंतन हुआ, और जब चुनाव के परिणाम आए, सबको ऐसा लग रहा था कि भाई आने वाले टाइम में देश के प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी बने। और आरएसएस इस बात पे मंथन कर दी थी कि भाई अगर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया,
और पिछले 10 साल से सरकार भाजपा की नहीं थी, मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार का नारा दिया गया। फिर चुनाव के अंदर 400 पार का नारा दिया गया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हाल हुई तो उसका कहीं ना कहीं ये हार भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये मोदी जी की हार है। तो इस बात पर भी मंथन किया गया कि क्यों ना मोदी जी की जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री बना जाए। आप देखो, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर केवल मोदी जी है? आप नितिन गडकरी जी की बात हुई, राजनाथ जी की बात हुई, और कई चेहरे शिवराज चौहान जी की बात हुई, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री जो है मोदी जी बने। अब आप मोदी जी का भाषण सुनिएगा, आप देखिएगा कि मोदी जी किस तरीके से पलटे। संसदीय बोर्ड का वो भाषण सुनो, 72 मिनट का भाषण। मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का उस भाषण में कोई नाम नहीं लिया। इनफैक्ट एनडीए सरकार और सबसे शर्मसार कर देने वाली जो बात रही, जिस राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी, मोदी जी ने राम का नाम भी नहीं लिया, बल्कि वहां पे जो है दूसरे भगवान को लेकर आए। वे भगवान जगन्नाथ की बात करने लगे और भगवान जगन्नाथ को भी वो गरीबों का भगवान बताने लगे। तो कहीं ना कहीं आरएसएस और आरएसएस की लॉबी बहुत ही नाराज। और मैं तो चूंकि भाई लोगों के बीच में जाता हूं, सब लोगों के बीच में मैं बैठता हूं, मैं भी चिंतन करता हूं, खुद मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं। कहीं ना कहीं जो आरएसएस की विचारधारा थी और जो आरएसएस के असली लोग थे, जिन्होंने आरएसएस को बनाया, जिन्होंने रात दिन एक किया, अरे शादी तक नहीं कराई, बगैर शादी कराए हुए देश की सेवा में लगे रहे। उनका सपना था कि जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो देश ऐसे चलेगा, लेकिन देश ऐसे नहीं चला। और इसी का ही परिणाम हुआ कि आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र के अंदर बैसाखी लेकर जो है सरकार बना रही। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय आरएसएस प्रमुख ने इस तरीके के बयान दिए, और डॉक्टर कुलदीप मलिक भी पुरजोर तरीके से आदरणीय आरएसएस प्रमुख जी के बयान का समर्थन करता है। जो लोकसभा चुनाव परिणाम आए, चलिए भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी, लेकिन 240 लोकसभा सीटें लगभग उन्होंने जीती और बहुमत से वे सिर्फ 32 सीट पीछे रह गए। कांग्रेस की स्थिति हम देखते हैं तो लगभग 100 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस है और पूरा इंडिया गठबंधन 230-232 लोकसभा सीटों के आसपास में सिमट गया। फिर भी ऐसी कौन सी चीज़ें थी कि भाई इंडिया गठबंधन इतना उत्साहित है और बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा जैसे भाई प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से ही बन रहा हो, जबकि मोदी सरकार वजूद में भी आई, उसने मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ भी ली। तो इंडिया गठबंधन के खुशी की ऐसी कौन सी बात होगी इस लोकसभा चुनाव के परिणाम से? देखिए अमरीश भाई, अगर आप इंडिया गठबंधन की खुशी की बात करें, मैं आपको थोड़ा सा पूर्व में लेकर जा रहा, और खास तौर से मैं यहाँ पे वे स्टेटमेंट जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने बार बार दिए। आदरणीय गृह मंत्री जी पिछले 10 साल से इस बात को कह रहे कि हम देश को कांग्रेस मुक्त कर देंगे। यह आपको भी पता, पूरे हिंदुस्तान को पता। जिस पार्टी के पीछे इस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा हो कि उससे जो है उसे बिल्कुल जो है नाचने नबूद किया जा रहा हो, और अगर आज वो 100 का आंकड़ा पार कर रहे या 100 पर आगे या 99 पर आगे, तो भाई उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं शायद उनको भी ऐसा नहीं था। और खास तौर से अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे, कांग्रेस के नेता आदरणीय अगर राहुल गांधी जी की बात करें, जिस तरीके से पिछले भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी का जुड़ाव हुआ, और खास तौर से वो भी अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि हमने राहुल गांधी जी को भी देखा, पर राहुल गांधी जी ने संघर्ष ही कहां किया। ये तो भारत जोड़ो यात्रा से जब उन्हें ऐसा लगा कि भाई कांग्रेस तो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी, और जब उनको झटका लगा, जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, वो घर से बाहर निकले। किस तरीके से कन्याकुमारी से लेकर आप देखो कश्मीर तक की 4000 से ज्यादा किलोमीटर की उन्होंने यात्रा करी। इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा देखो, और कहीं ना कहीं इन यात्राओं का ये परिणाम रहा कि जो कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली गई थी, तो अब वेंटिलेटर से वो आईसीयू में शिफ्ट होगी, और धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है वो जनरल वार्ड में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए जश्न का माहौल, और इसी तरीके से वो जश्न मना रहे। मेरा अपना व्यक्तिगत ऐसा मानना है। अच्छा, आरएसएस प्रमुख ने जो नाराजगी जताई है, उसके चलते क्या लग रहा है कि देश की राजनीति में कोई बड़ा घटनाक्रम होने वाला है? क्या आरएसएस, जो कि एक तरह से जननी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी की, जो कि पूर्व में जनसंघ थी, क्या लग रहा है कि अब एक नए तरह की राजनीति देश में देखने के लिए मिलेगी, या फिर कोई नया राजनीतिक दल भी वजूद में होगा? क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट आज इस तरह की मैंने हेडिंग देखे एक बड़े न्यूज़ चैनल की कि अब
आरएसएस यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को साथ लेकर एक जैसा कुछ न्यायी राजनीतिक दल बनावे या इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास करे? देखिए अमरीश भाई, सबसे पहले हम ये समझे, और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बना रहा, अमरीश भाई, डॉक्टर कुलदीप मलिक एक ऐसा इंसान आपको इंटरव्यू दे रहा, मैं फिर कह रहा, मैं कभी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हुआ करता था, इनकी नीतियों का मैं समर्थन करता था, और अगर मैं आरएसएस की बात करूं, आरएसएस के अंदर भी मैं बहुत अंदर तक घुस रहा था। और अमरीश भाई, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए डॉक्टर कुलदीप मलिक ने अपना घर बार सब कुछ त्याग के जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए संघर्ष किया, और वो संघर्ष इस तरीके से करा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हमारे साथ जुड़े। आप याद करो, केंद्र के अंदर आदरणीय गिरिराज जी, आप याद करो, गिरिराज जी ने बागपत के अंदर पृथ्वीराज डिग्री कॉलेज था, जरा खास तौर से ध्यान से सुना, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग पृथ्वीराज डिग्री कॉलेज के अंदर 2016 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी आए और हमने उनकी सभा कराई। डॉक्टर कुलदीप मलिक बागपत जिले के हर एक गांव में रथ लेकर घूमा, भारी संख्या में लोग आए, और केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी ने यह वादा किया था देश की जनता से, बागपत की पवित्र धरती से, क्रांतिकारी धरती से, कि अगर 2019 में, 2016 में जनसभा हो रही कि अगर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मैं आपकी तरह क्रांतिकारी बन जाऊंगा। और गिरिराज जी भी आरएसएस के ही है, आप ये भी, जो लिस्ट आप बता रहे हैं उनमें गिरिराज जी भी है। अब 2016 भी चला गया, 17 भी चला गया, 18 भी चला गया, 19 आ गया, गिरिराज जी फिर चुनाव लड़े और गिरिराज जी राज्य मंत्री से बन गए कैबिनेट मंत्री। लेकिन भाई देश में तो जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना, और गिरिराज जी भाषा किसकी बोल रहे थे? गिरिराज जी भाषा वहां पे आरएसएस की बोल रहे थे। तो अगर देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना, जो आरएसएस चाहती थी, जो आरएसएस की विचारधारा चाहती थी, जो आरएसएस के पीछे जो बल, धन, बल सब कुछ है, जो चाहता था, अगर ऐसे काम नहीं हुए तो कहीं ना कहीं फिर ये इसी तरीके की बयानबाजी आदरणीय आरएसएस प्रमुख के द्वारा दी गई। आप देखो, आरएसएस का एक ही एजेंडा है, वे तो इस देश को जो है, मैं हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाना चाहता अमरीश भाई, ना मैं इस तरीके की बात करता, लेकिन आरएसएस की क्या विचारधारा है, क्या उन विचारधारा पे कोई एक भी काम हुआ हो? मैं चैलेंज करता हूं देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को, अगर आरएसएस की एक भी विचारधारा पर आपने काम किया हो तो आप डॉक्टर कुलदीप मलिक को बताओ। अरे आप तो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, क्या आप क्या बात कर रहे हैं? आप इधर उधर की बात करेंगे। और जिस तरीके के अमरीश भाई के एजेंडे थे, आप 2014 की मैं तो बार बार कह रहा था, आप कह रहे थे 100 दिन में काला धन वापस ले आओगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे, गंगा निर्मल एवं पवित्र कर देंगे। आप देखो अमरीश भाई, मां, एक मां जननी, धरती मां और गंगा मां और गौ मां, 4 मां के एग्जाम्पल बता दिए। आरएसएस चारों मां को पूजनीय मानती है, लेकिन सरकार ने, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, इन माओं की क्या दशा कर रखी। अभी हम शुक्रताल में थे, आप भी मेरी साथ थे, गंगा का हमने हाल देखा। गंगा के लिए शायद आरएसएस वाले भी कहते होंगे, जब गंगा को हम मां मानते हैं तो इस मां को पवित्र बनाया जाए, निर्मल बनाया जाए, और इन लोगों ने एक अलग से मंत्रालय बनाया, नमामि गंगे करके इन्होंने प्रोजेक्ट, कितने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। लेकिन आप बताओ, गंगा निर्मल एवं पवित्र हुई क्या? आप जो है गौ माता की बात करो, आप गौ माता के ऊपर राजनीति करेंगे, लेकिन आप गौ माता के लिए कुछ नहीं करेंगे। आप अपने मुजफ्फरनगर जिले का ही हाल देख लो किस तरीके से। तो कहीं ना कहीं आरएसएस वाले भी बिल्कुल त्रस्त। रही बात कि भाई आने वाले टाइम में क्या होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल गंभीरता के साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को कह रहा कि ये चुनाव परिणाम के बाद भले ही हमें ऐसा लग रहा हो कि समुद्र शांत है, लेकिन समुंदर शांत नहीं है, समुंदर के अंदर हलचल हो रही, और वो समुंदर की हलचल कब तूफान में बदल जा, कब सुनामी में बदल जा, अब इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो एक विचारधाराओं में दूरी या नाराजगी जो कि पर्दे के पीछे से महसूस की जा रही थी, अब वो पर्दे के सामने आ गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान के बाद अब बहुत सारी क्या से लगने लगी है, और लग रहा है कि भाई शायद बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में देखने के लिए मिले, लेकिन होगा क्या वो तो भविष्य के गर्भ में।